जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 की पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर मतलब पार्ट 2 करके पढ़ाए हैं। पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट है। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इस बोर्ड में लिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए एक चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, मतलब एक पार्ट पढ़ा दिए हैं, दूसरा पार्ट आज पढ़ाएंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर नाम है। मगर इसमें हम जल मंडल के बारे में समझेंगे। पिछले चैप्टर हम महाद्वीपों के बारे में समझे थे, अब ये चैप्टर में हम जल मंडल के बारे में पूरी इनका क्या है, कैसे है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम जल मंडल के बारे में। जल मंडल, जल मंडल से तात्पर्य होता है कि हम पृथ्वी को एक नीला ग्रह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो जल है यहाँ बहुत ज़्यादा है, लगभग 71% जल है और 29% ये भूभाग पाया जाता है। तो ये 71%, मान लीजिए कि 71% अगर ये जल है और पृथ्वी कितना है 29%। इतना ये जल है, 71% जल है और 29% ये पृथ्वी पाई जाती है। इसीलिए इतना पानी होने के बावजूद भी हम एक पानी के लिए बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी जो है, इतने पानी होने के बावजूद भी यहाँ पानी पीने योग्य पानी बहुत कम पाया जाता है। लगभग 97 दशमलव ये दिया है ना, ये 97.5% ये महासागर में जल पाए जाते हैं। और ये जो पीने योग्य पानी जो होते हैं ये 2.5% कह सकते हैं। इतना 97% एक प्रकार से पानी मतलब महासागरों से पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम आप समझाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जलमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% अधिक महासागरों में पाए जाते हैं जल। यानी 97% जो है जल यह महासागरों में पाए जाते हैं। उसके बाद शेष जल बहुत बड़े मात्रा में कह सकते हैं या बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं हम। शेष जल जो है ये बर्फ के रूप में भी पाए जाते हैं, जो पर्दों के रूप में जमे होते बर्फ रूप में पाया जाते हैं पानी। और बाद झीलों के रूप में पाए जाते हैं, नदियों के रूप में हिम नदी जो होती है, जो बर्फ से पिघल कर निकलती है नदियां, वहां से भूमिगत जल के रूप में हम पीने योग्य पानी पाते हैं। तो ये और वायुमंडल से भी पानी होता है, जो वायुमंडल ये हवाएं चल रही है इसमें भी पानी होता है। तो ये कई प्रकार से जल ग्रहण होते हैं, जो क्या कह सकते हैं हम, आलवणीय जल कह सकते हैं। आलवणीय जल होते हैं जो ये पीने योग्य होते हैं, पानी पी सकते हैं। लवणीय जल जो होते हैं वह जल होते हैं जिसे कहते हैं वो बहुत खारा होते हैं, जो महासागरों नदी रहते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। बर्फ की परतों हिम नदियों तथा भूमिगत जल से प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब ये समझते हैं हम ये महासागरों के बारे में। इसमें महासागरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया है कि उनका आकार क्या है, ये किस देशों से चारों ओर मतलब पाए जाते हैं, कौन कौन से देश के बारे में। आइए हम इसी के बारे में हम समझते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील होता है। महासागर का जल जो होता है हमेशा गतिशील होता है, ये ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब देखोगे महासागर जब कहीं भी देखिए वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो गतिशील रहेगा, बहता रहेगा, लहरें चलती रहेंगी। इसीलिए वहां से समुद्र में कहते हैं ज्वार और भाटा का उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है। ज्वार और भाटा ये अलग अलग चीजें होती हैं। ये ज्वार जो होता है ये ऊपर, मान लीजिए ये समतल है, अब ये ऊपर ये इतना तक उठा, ये पानी अगर उठ गया तो ज्वार हो जाता है। और ये जब फिर समतल में आ गया तो ये भाटा हो जाता है। ये वाला मान लीजिए ये ज्वार हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या,
ये भाटा हो जाएगा। ठीक है, ज्वार और भाटा मतलब ऊपर ऊपर उठने को ज्वार कहेंगे और समतल को जब पानी समतल पे आ जाएगा भाटा कहेंगे। और ज्वार भाटा किस लिए उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, यह कह सकते हैं सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह ज्वार और भाटा का उत्पन्न होता है। यह समुद्र के लहरों से मालूम हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज्वार भाटा कहीं कहीं एक विनाश का रूप ले लेता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं कुछ लोग मतलब वहाँ मतलब विनाश कर देता है, मतलब बाढ़ आ जाती है, काफी हो जाता है। तो इसलिए ज्वार और भाटा के बारे में हम ये समझें कि कैसे आता है, क्या है। अब ये समझते हैं महासागरीय धाराएं गति क्या कहता है, महासागरीय धाराएं की 3 मुख्य गतियां हैं। अब ये इनकी गतियां कैसे, इनकी गतियां मतलब कैसे एक दूसरे से भागते, मतलब तेज कम सीलो, मतलब कह सकते हैं कि एक क्रमवाई दिया हुआ है कि कैसे कैसे इनकी गतियां हैं। गतियों के बारे में बड़े से छोटे आकार हम देखेंगे, पहले कौन सा ज्यादा गतिशील है, फिर उससे कम कौन है, इसके बारे में देखते हैं। ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की जलधाराएं जो होती है वो बहुत गतिशील होती है, क्योंकि वह प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। वह मेरियाना गर्त जो होता है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, मेरियाना गर्त जो होते हैं वो विश्व का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये प्रशांत महासागर में जो उसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर गहराई में है। 11,022 मीटर गहरा है, जो विश्व का सबसे गहरा जगह माना जाता है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर के बारे में, ये भी उसके बाद है हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये सब सागर जो हैं ये एक दूसरे के क्रम आते हैं कि इनका भी जलधाराएं कोई का तेज है, कोई का सीलो है, कुछ और सीलो है, तो इसी के लिए ये क्रमवाई दिया हुआ है। अब इनके आकार और उनके बारे में समझते हैं कि इनका कैसे कहाँ फैले हुए हैं, इनके बारे में ये समझेंगे हम। ठीक है, अब इसको तो समझ में आया होगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर के बारे में हम अच्छा से समझेंगे, इस सभी सागरों को हम अच्छे से समझाए हैं 5 महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार है। प्रशांत महासागर की गोलाई जो होती है गोलाकार है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को चारों तरफ से घेरता है। प्रशांत महासागर यह वृत्ताकार है, वृत्ता मतलब गोलाकार है, वृत्ताकार गोलाकार है। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर से घेरता है, मतलब इसके चारों ओर से घेरता है ये प्रशांत महासागर। अब ये देखते हैं हम इसके बारे में। अटलांटिक महासागर के बारे में हम समझते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, जो अंग्रेजी यस के समान है, मतलब यस के समान है। इसका आकार कैसा है, यस के समान है। ये जो दिया है अटलांटिक, ये अंग्रेजी के यस के समान है, ये यस के समान है। इसकी आकार जो है, अटलांटिक महासागर का आकार जो है यस के समान है। इसकी तटरेखा दंतुरित है। दंतुरित का मतलब आप समझते हैं, दंतुरित इसकी तटरेखा जो होती है दंतुरित होती है। दंतुरित मतलब यह होता है जो तटरेखा आगे पीछे मतलब घट बढ़ हो, मतलब वह छिछली स्थान हो, छिछला जगह हो, जो वहाँ मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े टापू हो, बंदरगाह बनाए गए हों आवागमन के लिए, और ये सब बनाए गए हों, इसीलिए दंतुरित का मतलब ये मान लीजिए ये ऐसे रेखाएं, ये इसकी तट रेखा ऐसे बनी हुई है। ऐसे बनने का मतलब ये होता है कि ये जो
तटरेखा इधर बड़ी है, इधर घटी है, इधर ऐसी है, तो इससे क्या होता है कि ये छिछला हुआ स्तर होता है। तो यहाँ बिजनेस के लिए, आवागमन के लिए, जहाजों का आवागमन के लिए सबसे बेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ मतलब व्यापार का काफी बढ़ावा होता है। दंतुरित कह सकते हैं, ये दंतुरित है। यही पॉइंट आपको समझना चाहिए, दंतुरित का मतलब यही होता है इसका। ये अटलांटिक महासागर के बारे में कह रहा है। अब हिंद महासागर के बारे में हम समझते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका हो गया, सॉरी अफ्रीका हो गया और दक्षिण अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। मतलब कह सकते हैं इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये हिंद महासागर जो है, यह पहला ऐसा महासागर है जिसके किसी देश के नाम पे ये सागर का नाम पड़ा हुआ है। ये पॉइंट वाली बात होती कि कोई ऐसा देश नहीं है जिसके कोई भी ऐसा सागर नहीं है जिसके नाम पे पड़ा हुआ हो, मगर हिंद महासागर वो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने इनका नाम जो है ये हिंद महासागर के नाम पे रखा है, हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है ये हिंद महासागर। ये एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरे हुए हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं हम दक्षिणी महासागर के बारे में समझते हैं। दक्षिणी महासागर के बारे में समझते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरा है। अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरा हुआ है दक्षिणी महासागर जो है। अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, अंटार्कटिक जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु होता है। मान लीजिए अगर भारत के पूरी पृथ्वी का ये लास्ट बिंदु होता है दक्षिणी भाग से यह लगभग 60 डिग्री तक यह फैला हुआ है, दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब ये समझते हैं हम ये वाला आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर, आप आसानी से भाषा में एकदम समझ के चलिए, आप हम समझाते चलेंगे। आर्कटिक महासागर के बारे में समझेंगे। उत्तरी ध्रुव में स्थित है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव में, ये दक्षिणी ध्रुव था, ये दक्षिणी था। मान लीजिए ये एक प्रकार से, रुकिए ये 1 मिनट, ये हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया। ठीक है, ये यही कह रहा है उत्तरी ध्रुव में स्थित है यह प्रशांत महासागर से छिछले जल से संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, छिछले भाग वाले संकरे भाग से जुड़े हुए हैं, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन बनाता है कि किसे बेरिंग जल संधि कौन से महासागर के बीच में है बेरिंग जल संधि। यही का आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले पानी से एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो संकरे जल संधि से मिले हुए हैं। उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये बेरिंग जल संधि के नाम से इन्हें जाना जाता है। समझ में आया? अब आइए हम समझते हैं ये वाला दूसरा, वायुमंडल के बारे में हम समझते हैं। वायुमंडल के बारे में एक एक पॉइंट हम करते समझाते चलेंगे। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वायुमंडल को 5
पर्दों में बांटा जाता है। वायुमंडल को हम समझते हैं 5 पर्दों में। पृथ्वी की सतह से हम देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में समझते हैं। ये क्षोभ मंडल जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 8 से लगभग 15 किलोमीटर दूरी तक के 8 से 15 किलोमीटर दूरी तक के यहाँ कह सकते हैं क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी से शुरू होता है। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक की क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल में हमें मतलब मौसम से संबंधित जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि प्लेन उड़ाना, ये सब जानकारियां ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सभी घटनाएं इसमें क्षोभ मंडल में होती है, जो यहाँ पृथ्वी से 11 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की दूरी तक के माना जाता है। इसकी लंबाई कहीं कहीं कम ज़्यादा होती है, जैसे क्या बोलते हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये कम होता है, और जगह जो होते हैं थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ सिर्फ ये सब मौसम विभाग की पूरी जानकारियाँ जो होती है, मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ होती हैं, जो बादल होते हैं यो होते हैं यहाँ होती है, जो प्लेन भी उड़ाए जाते हैं। अब सप्ताम मंडल के बारे में इसमें देखते हैं। इसमें ये समताप मंडल जो है ये गैसों से मतलब ये मौसम से थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं मौसम यहाँ मतलब मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती है यहाँ समताप मंडल में। समताप मंडल से एक प्रकार से कहते हैं कि यहाँ एक गैसें बनती हैं जो शायद ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत है ये यहाँ पाई जाती है। और इसके बाद ये मध्यमंडल समझते हैं। मध्यमंडल के बारे में, मध्यमंडल जो होते हैं ये मध्यमंडल में वह उल्का पिंड जब अंतरिक्ष से आते हैं, उल्का पिंड के बारे में हम आपको बताए हैं, क्योंकि वह उल्का पिंड जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड भी लगाते हैं। तो ये जब टूट कर जमीन पे आते हैं, पृथ्वी पे आने लगते हैं, तो ये मध्यमंडल में जाकर यह जल जाते हैं। ये मध्यमंडल में जाकर जल जाते हैं। तो ये कहीं कहीं हम देखते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना ये टूटता हुआ तारा है, ये जमीन पे आ रहा है, तो यह कह सकते हैं कि यह क्या बोलते हैं उल्का पिंड का एक छोटा सा टुकड़ा भी आ सकता है। कुछ कुछ उल्का पिंड ये पृथ्वी पे भी गिरे हुए हैं, जो एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जो ऊपर से गिरते हैं, तो नदियों और झीलों का निर्माण कर देते हैं। मध्यमंडल से जो उल्का पिंड आते हैं, ये उल्का पिंड को जलाकर राख कर देते हैं मध्यमंडल में आकर। कहीं कहीं और नीचे भी आ जाते हैं, समताप मंडल क्षोभ मंडल तक पहुंच जाते हैं लगभग। अब ये समझते हैं आयन मंडल जो होते हैं, आयन मंडल में ये आयन मंडल जो हम सब रेडियो प्रसार के बारे में समझते हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, ये आयन मंडल से घटनाएं होती हैं। जितने भी दूरदर्शन ये प्रसार होता है, हम लोगों को एक दूसरे के टेलीविजन पे देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, सब पूरी जानकारियां जो होती हैं ये प्रसारण ये आयन मंडल से घटनाएं होती हैं, जो ये रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है उसी से यहाँ सभी घटनाएं यहाँ होती है, कह सकते हैं। यही पूछ लेगा रेडियो तरंगे मतलब कि कहाँ से होती हैं, मतलब रेडियो प्रसार की घटनाएं कहाँ से होती हैं, जो वहां से मतलब दिखाया जाती है, सब जगह हम आपको तक पहुंचाई जाती है, इसके बारे में पूछ लेगा। तो आयन मंडल के बारे में बताना है। अब बहिर्मंडल वह मंडल होता है जहाँ लास्ट जो होता है बहिर्मंडल होता है, लास्ट परत पाई जाती है, जहां वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, हम आप सांस नहीं ले सकते हैं, इतनी पतली परत बनाकर वो एकदम तैरती रहते हैं वायुमंडल वहां पर। ये सबसे लास्ट वाला मंडल है बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल हो गया, ठीक है। ये 5 परदे पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल जो है ये हमारी पृथ्वी से लगभग कह सकते हैं कि ये 11 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। फिर समताप मंडल आता है, समताप मंडल में जैसे कह सकते हैं ये मौसम से संबंधित घटनाएं इसमें नहीं होती, एकदम सादा
वातावरण है, यहाँ ओजोन की परदे पाई जाती हैं। और मध्यमंडल में यहाँ वो उल्कापिंड पाए जाते हैं। उल्कापिंड जो आते हैं गिरते हैं मध्यमंडल में, वो हवा के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं मध्यमंडल में। और आयन मंडल वह होता है रेडियो से संबंधित सभी तरंगे यहाँ उत्पन्न होती हैं। ये जो आयन मंडल होता है। और बहिर्मंडल ये होता है जो ये सबसे लास्ट वाली परत होती है, जो वहाँ एक प्रकार से अंतरिक्ष में कह सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो होती बहुत कम होती है, वहाँ तैरती रहती है ऑक्सीजन, पतला एकदम पाया जाता है कह सकते हैं। तो ये हो गया। कहते हैं कि हम जब पृथ्वी से ऊपर जब जाते हैं, पृथ्वी से जब ऊपर जैसे हम जाते जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है वो घटता जाता है, क्योंकि सभी जो मतलब ऑक्सीजन है हम लोग जो सांस लेते हैं वह मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो मतलब कि यह ऊपर आप जैसे चले जाओगे, कहते हैं हम जब देखते हैं कि बड़े बड़े जो रहते हैं पर्वतरोही, मतलब जानते हैं पर्वत पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बांधकर वो लोग लेके जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्राएं थोड़ा घटने लगती है। तो इसीलिए ऊपर जाने पर ये ध्यान देना, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल बहुत घटता जाता है। अब धीरे धीरे क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल जिसमें समताप मंडल में जाते जाते एकदम हालत खराब हो जाए, मध्य मंडल जाते जाते। तो इसीलिए कह सकते हैं आयन मंडल, यहाँ तो एकदम गैस की मतलब ऑक्सीजन की मात्रा एकदम ना के बराबर हो जाती है बहिर्मंडल में। ठीक है, आइए हम समझते हैं ये वाला। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। मुख्यतः कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लगभग 99% योगदान होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन जो होता है ये हमें सांस लेने के लिए हमें काफी मदद करता है, हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन का भी एक काम होता है। नाइट्रोजन जो गैस होती है, जो वायु होती है, हम लोग जैसे हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, जब ब्लड के लिए होता है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकताएं उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो पृथ्वी पे जो प्रकृति ने जो रचा है ये बहुत सीमित हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी कण भी हर एक चीज एक दूसरे के योगदान दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो दिया है नाइट्रोजन, जो हमारे शरीरों के लिए अच्छा कार्य करता है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो इन दोनों को मिलाकर लगभग 99% भाग पर फैले हुए, 99% इन्हीं का है। आइए हम समझते हैं इसको बारे में। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है ये 78% पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन 21% पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो होते हैं 21% की मात्राएं पाई जाती है, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन मात्रा में लगभग 1% में पाए जाते हैं। अब बताइए, नाइट्रोजन 78%, 21% और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें वह लगभग 1% पाई जाती है। मगर 1% भी है, आपको ये समझना चाहिए 1% है ना, 1% काफी है एक प्रकार से, इसका भी एक योगदान, ये अलग अलग योगदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, 1% में भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड, मगर ये पौधे जो पेड़ हम लोग लगाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें ऑक्सीजन हमें देते हैं, मतलब वो अब ग्रहण करते हैं वो प्रकाश के संश्लेषण द्वारा वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये 1% में 1% भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। जो ऑक्सीजन हम लोगों को प्राप्त होते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं। और ये आर्गन वायु है, आर्गन जो है गैसें हैं, ये आर्गन हम लोगों को ये कह सकते हैं कि जैसे प्रशिक्षण के लिए कोई चीज विद्युतीय या हम कह सकते हैं टेक्निकल लाइन में या शोध के लिए ये सब जरूरी होते हैं। आर्गन इस चीज से बनाए होता है, ये काम आता है। मगर 1% का भी काम उतना ही है जितना 99% का है, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगी तो काफी मतलब कह सकते हैं धूप जो होती है इनके कारण, यही जो दिया हुआ है, हाँ यही है कार्बन डाइऑक्साइड। यह पृथ्वी के
पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी हुई उष्मा को, गर्मी को वह अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। मतलब वो अवशोषित कर लेती है, नहीं तो ये हम यहाँ रहने के लिए लोग ना रह पाए। मतलब वही कह रहे हैं कि 1% का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब इसका अवशोषित करके यहाँ गर्म करती है, जो पृथ्वी के रहने गर्म करती है, पौधों के लिए उपयोगी मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बताएं कि वो पौधों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, वो ग्रहण करते हैं। जैसे हम आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आइए हम ये समझते हैं, जीवमंडल के बारे में समझते हैं। जीवमंडल 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 स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। स्थल, जल तथा हवा के बीच सीमित भाग है, एक सीमित भाग है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे जीव से, मतलब जीवमंडल में जुड़े होते हैं। मतलब कह सकते हैं मनुष्य सहित सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े होते हैं जीवमंडल में, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवन मंडल में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं जीवन मंडल में। ठीक है। जीवमंडल जो होते हैं, जीवमंडल में जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा जाता है। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत, पादप जगत। जंतु जगत वह जगत होती है जो हम सब जब बातें करते हैं, हम सब के रहने के लिए, हम जैसे मनुष्य हो गया, जो तमाम जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो जंतु जगत में आएंगे। पादप जगत वो होते हैं जो पौधों से संबंधित होते हैं, जो पेड़ पौधे ये सब होते हैं, पादप जगत में विभाजित किया जाता है। उद्योग के लिए हम समझते हैं, ये जो वायु प्रदूषण होते हैं इनके बारे में समझते हैं। उद्योग तापी विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। मतलब ये उद्योग हो गया, विद्युत संयंत्र जैसे होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं, इनके उत्सर्जित जो होते हैं, जिनके पदार्थ होते हैं, वह प्रदूषित वायु को बहुत प्रदूषित करते हैं। इस समय देखते हैं कि वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। और ये जैसे हम लोग देखते हैं कि मान्यताएं कुछ लोगों की रहती है कि नदियों में प्रदूषित कर रहे हैं। वहाँ नदियों को प्रदूषित करने के लिए कह सकते हैं कि ये हम तो अपने को नुकसान तो कर ही रहे हैं, यहाँ जानवरों को भी नुकसान कर रहे हैं। वहाँ जो नदियों में जो मछलियाँ रह रही हैं, जो अदर जीव जंतु रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ नदियों में जो माला फूल ये सब चढ़ाते हैं। अब ये तो नहीं बोलना चाहिए, मगर ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियों को प्रदूषित मत कीजिए। आप अगर चढ़ाना है आप बगल चढ़ाइए, रखिए, उसको बराबर एक सिस्टम बना होना चाहिए, सबको हटा के उसके बाद साफ सफाई करना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर आप चले जाइए नदियों में, तो पूरा माला जब तक बहाएंगे नहीं तब तक उनकी आत्मा शांत ही नहीं होती है। तो ये सब समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण जो होता है हम ही लोगों को परेशान कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग ही लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में मात्रा में वृद्धि होती है वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो कि पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में भी वृद्धि होती है, इसे भूमंडलीय ताप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप कहते हैं।
ठीक है, समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जब प्रदूषण फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो तापमान भी अधिक बढ़ने लगेगा पृथ्वी पर। इसे भूतापी ताप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमंडलीय ताप, सॉरी भूमंडलीय ताप, भूमंडलीय ताप कहते हैं। ठीक है, अब एक चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी के लिए एक चैप्टर बचा हुआ, उसके बाद क्लियर करके उसके बाद फिर देखते हैं कक्षा 7 के पढ़ाएंगे। धन्यवाद।